जय हिंद भाई सभी को। अभी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अपने सामने स्क्रीन पे, जो अपनी जीके और साइंस की जो क्लास होती है वो चैनल जो है अपना यूट्यूब चैनल मिशन आर्मी, ठीक है। और अगर आप सर्च करते हैं तो एट जो मिशन आर्मी 54 जो करके अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। और सबसे पहली बड़ी बात यह है कि अभी जो भी क्लास चल रही है साइंस और जीके की, जो आप लोग आपके एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है, आर्मी अग्निवीर में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं या फिर आर्मी जीडी में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो टॉपिक तो यही रहते हैं। तो जो भी बच्चा जब क्लास स्टार्ट करता है तो एक चीज़ ये जरूर कर लिया करिएगा कि चैनल को सबसे पहले अपना जो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी आपको और वीडियो मिले वो जल्दी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। सेकेंडली, अभी जो क्लास जो होने लग रही है उसमें आपको जो कंटेंट मिल रहा है तो उसके बारे में आपका जो फीडबैक है वो भी आप साथ साथ में कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें, ठीक है। क्योंकि आपके फीडबैक से क्लास और बेटर करने का क्या मिलेगा उसमें पता चलेगा कि और कितना क्या आप लोगों के लिए कंटेंट अच्छा करना है। तो चलिए, अभी जो क्लास होने वाली है वो जीके का क्लास है और इसमें कंप्लीट आपका जो करंट इवेंट जो है प्लस जो आपको हिस्टोरिकल इवेंट है प्लस जितने आपके और जनरल नॉलेज के जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं, ज़्यादा न तो हाई लेवल किया जा रहा है न आपका लो लेवल किया जा रहा है, तो जितना भी यहाँ पर कंटेंट डाल रहे हैं वो आपका सिर्फ आर्मी में आने वाला जो है कंटेंट वही मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले एक बार फिर इसका इंटरफेरेंस देख लीजिएगा कि जो चैनल है, ठीक है ना, मिशन आर्मी के नाम से आपको मिलेगा। सेकेंडली, उस पर जितनी भी अभी तक की वीडियो है वो आप अभी अगर आप पहले दिन आए हैं तो सारी की सारी जो जीके और साइंस की क्लास जो है आप लोगों की इसमें डाल रखी है, तो उसको भी आप लोग एक बार देखकर फिर आगे बढ़िएगा। तो चलिए, पहला जो क्वेश्चन है आज की क्लास का वो आपके सामने है। ये आपका जीके करंट से भी रिलेटेड है और प्लस आपका हिस्ट्री से रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें क्या है, पढ़िएगा आराम से और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिंबल्स ऑफ इंडिया आर इंक्लूडेड इन द यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटीग्रेबल कल्चरल हेरिटेज। सबसे पहले तो ये बात आती है कि ये यूनेस्को है क्या। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है जो किसके लिए काम करती है, देश विदेश में जो विरासत हैं, हिस्टोरिकल प्लेस हैं, उनकी सुरक्षा के लिए ये जो है काम करती है। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन इस बात पे है कि यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत अलग चीज है। और सांस्कृतिक विरासत जैसे भारत के कई ऐसे शहर हैं जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हैं, और ये जो अभी जो बात क्वेश्चन की जा रही है वो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के तहत यूनेस्को ने एक और थीम चला रखी है। तो उसमें कितने प्रतीक शामिल किए गए हैं। तो यूनेस्को में अगर हम बात करें तो फिलहाल भारत के कितने प्लेस या कितनी जगह या कितनी ऐसी चीजें हैं जो शामिल हैं, तो 16 चीजें ऐसी शामिल हैं। अब इन 16 में क्या क्या है, जैसे दीपावली अभी हाल ही में जो 16 नंबर पे है ना, तो भारतीय जो एक दीपावली का त्यौहार जो लाइट का त्यौहार कहा जाता है उसको शामिल किया गया है। तो इसको मिलाकर पहले कितने थे, 15, और इसको मिलाकर अभी क्या हो जाएंगे, दिसंबर 2025 की बात है तब इसको क्या है शामिल किया गया है। किसमें शामिल किया गया है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के अंदर। अगर हम ये बात करते हैं कि इसको मिला के अभी भारत में कितने ऐसे शहर हो गए, तो अभी वो कितने हो गए, 16 हो गए। एक बार हम उनके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि कौन कौन से हो, देखिएगा। एक तो आपका है वैदिक जप की परंपरा, जो हम वैदिक उच्चारण जो करते हैं, वैदिक जो हमारे मंत्र उच्चारण है हवन के समय है या पुराने वैदिक जो है, तो वो सारे के सारे इसमें शामिल हैं। उसके बाद में केरल का एक कुटियाट्टम है, उत्तर प्रदेश की रामलीला है, उत्तराखंड का रामायण है, ठीक है ना, उत्तराखंड जो हमारा स्टेट है भारत का उसका एक रामायण। उसके बाद में केरल का मुदियट्टू, राजस्थान का जो कालबेलिया नृत्य है, राजस्थान का जो, ये सारे के सारे वो 16 जगह हैं जो अमृत सांस्कृतिक विरासत में शामिल है यूनेस्को की। झारखंड का छऊ नृत्य आ जाएगा, ये झारखंड, बिहार, उड़ीसा, इनमें क्या है, छऊ नृत्य है। उसके बाद में लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार, जो लद्दाख के, ठीक है ना, बौद्ध भिक्षु हैं, उनका क्या मंत्रोच्चार जो है वो भी इसमें शामिल है। कहाँ का, लद्दाख का। इनमें से प्रश्न आएगा ना तो ये पूछा जाएगा कि कौन सा अमृत सांस्कृतिक विरासत में शामिल नहीं है। तो ये अगर 16 याद है तो ये आप उसका जवाब अच्छे से कर पाओगे। मणिपुर है, मणिपुर का जो संकीर्तन है, ठीक है ना। पंजाब का ठठेरा शिल्प जो बर्तन वगैरह बनाते हैं, उनका जो शिल्प का काम है वो कैसे करते हैं, तो वो भी सांस्कृतिक अमृत विरासत में शामिल है। योगा, ठीक है ना, योगा डे जो 21 जून को मनाया जाता है,
वही योगा अमृत सांस्कृतिक विरासत में शामिल है। पारसी समुदाय के लोगों के द्वारा किया जाने वाला एक त्योहार प्रोग्राम जो है नवरोज, इसमें शामिल है। उसके बाद है कुंभ मेला, जो इलाहाबाद प्रयागराज में लगता है। कितने साल में? 12 साल में लगता है। ये भी उस धरोहर में शामिल है। कोलकाता की दुर्गा पूजा, कोलकाता के अंदर जो दुर्गा पूजा की जाती है वो भी इसी के अंदर शामिल है। गुजरात का गरबा डांस है, और अभी हाल ही में लेटेस्ट जो मिलाया गया वो दीपावली। तो ये सारे के सारे यूनेस्को की जो अमृत सांस्कृतिक विरासत है उसमें शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, व्हेन वाज यूनेस्को एस्टेब्लिश्ड, यानी कि यूनेस्को की स्थापना कब की गई? अब भाई जाहिर सी बात है, संस्था बनी है तो कोई ना कोई तो इसकी डेट होगी ना। जैसे यूनिसेफ है, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है यूनिसेफ, वो बच्चों के लिए काम करती है, ठीक है ना। अगर हम यूनिसेफ की बात करें तो वो किसके लिए काम करती है? बच्चों के लिए काम करती है। उसके बाद में अगर WTO की बात करें तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, व्यापार के लिए काम करती है। WHO की बात करें तो वो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो स्वास्थ्य के लिए काम करती है। तो ये कुछ संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियां हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ से पूछा जाए कि उसकी स्थापना कब हुई थी, तो उसकी तो स्थापना ही 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसकी जरूरत पड़ी थी, ठीक है ना, ताकि देश विदेश में क्या की जा सके, शांति व्यवस्था स्थापित की जा सके। अभी यहां क्या है कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? अभी अभी हमने जो पढ़ा कि जो वर्ल्ड जितनी भी हेरिटेज है उनके लिए काम करती है, उसकी स्थापना, तो यहां पर आता है आपका 16 नवंबर 1945 को। यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी वो 16 नवंबर 1945 को। तो इसकी बात अगर स्थापना हुई है तो जाहिर सी बात है कि इसका हेडक्वार्टर भी पूछा जाएगा फिर तो। और अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए तो यहां पर आप लोगों के सामने इसका जो यूनेस्को का मुख्यालय है वो कहां पर हो जाएगा भाई? पेरिस, फ्रांस में। कहां पर हो जाएगा? पेरिस, फ्रांस में। और इसके सदस्य देश, यूएनओ के सदस्य देश अलग हैं, और इसके जो सदस्य देश हैं वो कितने हैं? 194 अभी तक है। बाकी इसके सदस्य देश इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोग ये याद रखिएगा कि इसकी जो है 1945 में तो स्थापना हुई थी, और प्लस इसका अगर हेडक्वार्टर पूछे तो पेरिस जो फ्रांस में है वहां पर है। किसका? यूनेस्को का। उसके बाद में है 2026 तक अगर हम यूनेस्को में देखें ना तो 54 जो भारत के कुल स्थल हैं यूनेस्को की, अगर हम धरोहर के अंदर शामिल की बात करें तो जिम कॉर्बेट है, जैसे पहला वही शामिल हुआ था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। उसके बाद में यहां पर है हाउ मेनी मिलिट्री पर्सनल्स हैव बीन अवार्डेड द परमवीर चक्र सो फार, यानी कि युद्ध काल में दिया जाने वाला सबसे बड़ा जो सैन्य सम्मान है वो कौन सा हो जाएगा? परमवीर चक्र हो जाएगा। तो अभी तक कितने सैन्य कर्मियों को परमवीर चक्र से सम्मानित या नवाजा गया है? तो अभी तक जो हमारे बहादुर सैनिक हैं वो कितने हैं भाई? 21, ठीक है ना। अभी तक जो 21 सैन्य है कर्मी है जिनको अभी तक क्या मिला है? परमवीर चक्र मिला है। और ये युद्ध काल में मिलने वाला सबसे सर्वोत्तम जो पुरस्कार है। और अगर शांति काल की अगर हम बात करें, अगर हम सिविल प्राइज की अगर बात करें, सिविल सम्मान की बात करें, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? भारत रत्न हो जाएगा। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा भाई? 21। अभी सबसे पहले यह बात है कि अगर परमवीर चक्र से पूछा गया है तो इसकी स्थापना के बारे में तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसकी शुरुआत कब से की गई? तो परमवीर चक्र की जो शुरुआत है वो 26 जनवरी 1950 से शुरू की गई थी। लेकिन ये जो प्रभावी आया या जब इसको दिया जाने लगा तो ये सबसे पहले कब? 15 अगस्त 1947 से, ठीक है ना। प्रभावी कब से था ये? 15 अगस्त 1947 से। और शुरुआत कब हुई? 26 जनवरी 1950 से। उसके बाद में पहले जो परमवीर चक्र प्राप्त करता है वो कौन थे भाई? मेजर सोमनाथ शर्मा, ठीक है ना। मेजर सोमनाथ शर्मा को पहला परमवीर चक्र दिया गया था। और सबसे नवीन या सबसे लेटेस्ट अभी किसको दिया गया? 2022 में कप्तान योगेंद्र सिंह यादव को। सबसे पहला याद रखना तो 100% जरूरी है कि मेजर सोमनाथ शर्मा को क्या दिया गया था? परमवीर चक्र। और सबसे अभी हाल ही में या यह बात कीजिएगा 2022 की अगर हम बात करें तो उस टाइम किसको दिया गया है? कप्तान योगेंद्र सिंह यादव को दिया गया है। उसके बाद में यहां पर है व्हाट वाज द नेम ऑफ, अभी कुछ नाम बदले गए हैं, ठीक है ना। कुछ नहीं, बहुत नाम बदले जा चुके हैं देश में। जैसे छत्रपति संभाजी नगर बदलकर किसका? औरंगाबाद का नाम बदलकर कर दिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद में अभी यहां पर जो पूछा गया है वो बताइएगा, दिल्ली स्थित जो राजपथ है उसका नाम बदलकर क्या किया गया था? अभी जो परेड होती है 26 जनवरी की परेड वो इसी पर होती है, तो उसका नाम बदलकर क्या किया गया था?
उसका नाम कर्तव्य पथ रखा गया था, कर्तव्य भवन रखा गया था, सेवा तीर्थ रखा गया था या लोक कल्याण मार्ग। ये चारों के चारों किसी और चीज का नाम बदलकर यहां पर लिखे गए हैं। अब ये किसके होंगे ये भी मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा। बाकी अभी तक ये बताइएगा कि राजपथ का नाम क्या किया गया। तो जो भारत का जो राजपथ था उसका नाम बदलकर क्या किया गया भाई, ऑप्शन ए हो जाएगा कर्तव्य पथ। राजपथ दिल्ली में स्थित जो राजपथ था उसका जो नाम है कर्तव्य पथ। तो बाकी के जो हैं इनके साथ क्या घटा, तो यहां पर है जो प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम है, ठीक है ना, अभी नया बनने लग रहा है, जो सेंट्रल विस्टा करके एक परियोजना चली हुई है सेंट्रल विस्टा, उसके अंदर दिल्ली के जो संसद भवन है, परिसर है, ठीक है ना, राष्ट्रपति भवन है, तो इससे पूरे एरिया का डेवलपमेंट होने लग रहा है। और इस डेवलपमेंट के तहत अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री कार्यालय भी बनने लग रहा है। तो इस प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम क्या किया गया है, सेवा तीर्थ किया गया है। अभी प्रधानमंत्री पीएमओ ऑफिस बोलते थे ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस नहीं, पीएमओ नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा, सेवा तीर्थ हो जाएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास मार्ग, जब हम प्रधानमंत्री जहां पर रहते हैं, जो आवास सरकार के द्वारा अलॉट किया जाता है, उसको बोलते थे रेड क्रॉस रोड। कौन सा क्या बोलते थे, रेड क्रॉस रोड। अभी उसको क्या कहा जाएगा, लोक कल्याण मार्ग। क्या कहा जाएगा, लोक कल्याण मार्ग। और फिर सेंट्रल सेक्रेटरीट जो थी, ठीक है ना, सेंट्रल सेक्रेटरीट जिसको हम बोलते थे, सारे अंग्रेजों के दिए हुए नाम थे, अब उसको हम क्या कहेंगे, कर्तव्य भवन कहेंगे। और राजपथ तुमने याद कर ही लिया, कर्तव्य पथ उसको बोला जाता है। तो ये कुछ बदले हुए नाम है, बाकी और भी बहुत ऐसे हैं जो नाम आपके बदले हुए हैं, उसके लिए अलग से एक क्लास करेंगे। अभी चलिएगा आगे, यहां पर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ए फ्लाइंग टैंक। निम्न में से कौन सा उड़ता हुआ टैंक कहा जाता है। वैसे तो टैंक जमीन पर चलते हैं, ठीक है ना, वैसे तो टैंक जमीन पर चलते हैं, अर्जुन, भीष्मा, ठीक है ना, ये सारे, लेकिन अभी उड़ता हुआ टैंक किसे कहा जाता है। लेटेस्ट अभी डील हुई थी 2020 में, ठीक है, और 2020 में जो डील हुई थी उसके जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो हमारे को अभी मिले थे, हैं तो सारी हेलीकॉप्टर ही, तो लेकिन किस हेलीकॉप्टर को उड़ता हुआ टैंक कहा जाता है, तो भाई आपका यहां पर हो जाएगा अपाचे हेलीकॉप्टर। कौन सा हो जाएगा, अपाचे। किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, बोइंग कंपनी, और किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा। कंपनी कौन सी हो जाएगी, बोइंग कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, और ये किसकी कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है। तो इसको उड़ता हुआ टैंक कहते हैं, मतलब वो सारी इसके अंदर खासियत है जो एक टैंक के अंदर होती है, तो इसलिए इसको अपाचे हेलीकॉप्टर को कहा जाता है। अभी हाल ही में एक ध्रुव हेलीकॉप्टर, अभी हाल ही में ध्रुव हेलीकॉप्टर स्वदेशी हेल, ठीक है ना, हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक लिमिटेड जो है उसके द्वारा निर्मित किया गया है। और ये भी अभी क्या है, एक मतलब नागरिक सेवा के लिए अभी लॉन्च किया है ज्योतिराम सिंह, वो अपने नागरिक उड्डयन मंत्री उनके द्वारा। तो ये अभी ये क्या करेगा, ये जहां पर बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है या पर कहीं पर राशन पहुंचाना है या कहीं दुर्गम क्षेत्रों पर, तो वहां पर ये ध्रुव हेलीकॉप्टर के द्वारा भी चीजें जाने लगेंगी। तो ये आप याद रखिएगा, उड़ता हुआ टैंक अपाचे हेलीकॉप्टर, ठीक है ना, अभी लिया गया है ये, ठीक है। और गाजियाबाद में उतरा था ये, हिडन अपना जो एयरफोर्स स्टेशन है वहां पर उतारा गया था दिसंबर 2025 के बाद। अगली चीज, अगला है हु बिकम द सेकंड इंडियन टू गो इनटू स्पेस सिंस 1984, यानी कि 1984 के बाद कौन अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। तो 1984 में आपके कौन गए थे, राकेश शर्मा गए थे, ठीक है ना, स्क्वाड्रन लीडर जो राकेश शर्मा थे वो 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। उसके बाद अभी पिछले साल कौन गए थे, तो यहां पर आपका हो जाएगा भाई राकेश शर्मा तो पहला हो जाएगा, तो अभी ऑप्शन क्या हो जाएगा, शुभांशु शुक्ला, यही गए थे भाई। तो शुभांशु शुक्ला जो हैं अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। उसके बाद में ये हमने पढ़ा था वित्त सचिव अजय सेठ, ठीक है ना, ये हमने पढ़ा था वित्त सचिव हैं अजय सेठ जो हैं ये आपके हो जाएंगे वित्त सचिव, ठीक है ना। फाइनेंस सेक्रेटरी की अगर हम बात करें तो अजय सेठ, और राहुल नवीन जो है ईडी एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है जो, ठीक है, उसके अध्यक्ष जो है राहुल नवीन है, याद रखिएगा। उसके बाद में अच्छा ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा इसके साथ में कि भाई जो राकेश शर्मा है ये कब गए थे, 1984 में गए थे। कहां पर गए थे, अंतरिक्ष में गए थे। कब गए थे, डेट आपसे पूछी जा सकती है। अब यहां पर आ जाइएगा, कुछ आपसे अंतरिक्ष से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं वो क्या रहेगा। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन हो जाएगी, कल्पना चावला। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला विश्व की, अगर भारत की पूछे तो फिर कल्पना चावला है, और अगर विश्व की पूछे तो फिर आपकी कौन हो जाएगी, वैलेंटीना ट्रेस्कोवा। कौन हो जाएगी, वैलेंटीना ट्रेस्कोवा हो जाएगी। और अगर चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति की बात करें तो कौन हो जाएगा, नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा। अगर चंद्रमा पर कोई व्यक्ति रखा, ठीक है ना, चंद्रमा क्या पृथ्वी का एक उपग्रह है, उस पर अगर कोई आदमी गया था तो सबसे पहले कौन हो जाएगा, नील आर्मस्ट्रांग जो है हो जाएगा। तो भारत की पहली महिला याद रह जाएगी, विश्व की पहली महिला याद रह जाएगी, और चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति जो है वो नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में।
अगला क्वेश्चन क्या आता है भाई, हु इज करंट चेयरमैन ऑफ इसरो। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय आप सभी को पता होना चाहिए या पता है, तो यह है बेंगलोर में। कहां पर हो जाएगा, इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में हो जाएगा। अभी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं कौन, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ इसरो, तो संजय मल्होत्रा है, सीपी राधाकृष्णन है, राहुल नवीन है या फिर वी नारायण है। कौन सा इसमें से आपको करेक्ट लगता है? तो यहां पर जो है इसरो का जो अध्यक्ष है वो आपका कौन हो जाएगा, वी नारायण हो जाएगा। कौन हो जाएगा, वी नारायण हो जाएगा इसरो का अध्यक्ष। तो इसको याद रखिएगा, वी नारायण इसरो का अध्यक्ष। इसरो की जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर हो जाएगी, बेंगलोर में। कहां पर हो जाएगी, बेंगलुरु में जो है इसरो का हेडक्वार्टर हो जाएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। लीजिए, ये आपके इसरो की जो डिटेल है वो आपके पास है। इसरो की जो स्थापना है वो 15 अगस्त 1969, याद रखिएगा 1969 के अंदर इसरो की स्थापना हुई थी। किससे, इसके जो संस्थापक थे डॉक्टर विक्रम साराभाई, ठीक है ना। इसरो के जो संस्थापक थे वो कौन हो जाएंगे, डॉक्टर विक्रम साराभाई हो जाएंगे। और इनको भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का क्या कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है। एक चीज की स्थापना कब हुई, 15 अगस्त 1969 में। संस्थापक कौन है, डॉक्टर विक्रम साराभाई। और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है। इसका मुख्यालय कहां पर है, बेंगलोर में है। तो ये कुछ आपकी डिटेल्स है जो इसरो से रिलेटेड है। और श्री हरिकोटा भी आपको पता होना चाहिए, अभी आएगा क्वेश्चन, वो कहां है, क्या है। लो भाई, यहां पर है, वेयर इज द सतीश धवन स्पेस सेंटर लोकेटेड। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है, ये श्री हरिकोटा में है, बेंगलुरु में है, विशाखापट्टनम में है या फिर नई दिल्ली में है। ये श्री हरिकोटा है क्या, जो इसरो है उसकी एक, ये मान लीजिए एजेंसी है या उसी का एक अंग है, उसी का एक भाग है। और यहां से जितने भी रॉकेट PSLV SLV जितने भी जो रॉकेट लॉन्चर व्हीकल है वो यहीं से रॉकेट है लॉन्च किए जाते हैं। तो ये है कहां पे, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। तो श्री हरिकोटा कहां पर है भाई, आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है। और यहां पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां स्थित है, तो ये है खुद तो हो जाएगा श्री हरिकोटा। और श्री हरिकोटा कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है। ये बात याद रखिएगा। यहां से क्या होता है भाई, इसरो से जो रॉकेट लॉन्च करने होते हैं वो श्री हरिकोटा, जो आपका रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, वहीं से होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बारे में। यहां पर है, अभी अभी हमने किया, व्हेन वाज द यूनियन नेशन एस्टेब्लिश्ड। व्हेन वाज यूनियन नेशन एस्टेब्लिश्ड, ये कहिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है वो कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945, 50, 1914 या 1971। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि विश्व भर में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए एक एजेंसी का निर्माण किया गया, एक संगठन का निर्माण किया गया, जिसकी स्थापना कब हुई थी भाई, 24 अक्टूबर 1945। ये डेट याद रखिएगा, कब हुई थी, दूसरा जो विश्व युद्ध खत्म हुआ था, ठीक है ना। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जो है इसकी स्थापना की गई थी। पहला जो युद्ध था ना, पहला विश्व युद्ध की अगर हम बात करें, पहला अगर वर्ल्ड वॉर की बात करें तो 1914 से 18 चला था। कब चला था, 1914 से 1918 तक चला था। और दूसरे की अगर हम बात करें तो ये 1939 से 43 तक जो है यहाँ पर ये आ जाएगा। उसके बाद इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। तो यहाँ पर ईयर पूछा गया है सिर्फ, तो ईयर में कौन सा हो जाएगा, 1945 हो जाएगा। उसके बाद में यहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आपको और क्या जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ज्यादा नहीं तो ज्यादा डीप पूछा जाता है, बट इनके हेडक्वार्टर वगैरह तो पूछ ही लेते हैं। स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 में। इसके कुल अंग कितने हैं, याद रखिएगा, एजेंसियां अलग हैं, इसके जो मेन पार्ट है, अंग है, वो कितने हैं, 6 हैं। मुख्यालय कहां पर है, न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं, 193 हैं। दक्षिण सूडान जो है वो सबसे लास्ट शामिल होने वाला देश है, ठीक है ना। दक्षिण सूडान जो है वो सबसे लास्ट शामिल होने वाला देश है। और वर्तमान में इसके टोटल इसको मिलाकर कितने हो जाएंगे, 193 देश हो जाएंगे। उसके बाद है हेडक्वार्टर, आपको पता चल गया इसका न्यूयॉर्क में है। उसके बाद है इंडियन सिटीजनशिप इज मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है, ठीक है ना। भारतीय जो नागरिकता है, इंडियन सिटीजनशिप है, उसका भारत के संविधान में टोटल भाग कितने हैं। भाग की अगर पार्ट की बात करें तो 22 भाग हैं, ठीक है। अगर शेड्यूल की बात करें या अनुसूचियों की बात करें
तो वो कितनी है, 12 अनुसूचियां हैं। अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल जो है वो 395 है या फिर 470, काउंटिंग अगर हम उनको करें तो उसके सब पार्ट बना के 470 के आसपास कर रखे हैं। लेकिन अभी अगर नागरिकता की बात आती है तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, पार्ट 2 हो जाएगा, भाग 2। जो संविधान में जो नागरिकता का उल्लेख किया गया है वो किस में है, भाग 2 में किया गया है। उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता का नगर धोलावीरा कहां पर स्थित है, ठीक है ना। ये सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, दयाराम साहनी ने इसकी वो की थी भाई, खोज करता थे, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी इसमें आपको मेंशन करके दे दिया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इसका आंसर बताइएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर धोलावीरा है वो कहां पर स्थित है। वो गुजरात में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में। इन सभी जगहों पर, इन सभी जगहों पर सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के नगर हैं, ठीक है ना। कोई पश्चिमी नगर है, कोई दक्षिणी नगर है, कोई पूर्वी है, कोई उत्तरी नगर है। लेकिन अभी इसके लिए बताइएगा धोलावीरा कहां पर है। तो ये जो धोलावीरा है सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर है और ये कहां पर पड़ता है भाई, गुजरात में। याद रखिएगा, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं यहां पर सिंधु घाटी और सभ्यता जो है, यह हड़प्पा सभ्यता है, वो यहां पर रह चुकी है। उसके बाद में और भी कुछ ऐसे नगर हैं क्या जो याद करने लायक है, तो यस, अभी आपका यहां पर बसता है सबसे पहले यहां पर बसता है कि मोहनजोदाड़ो सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है, ठीक है ना। सिंध प्रांत, बलूचिस्तान, सिंध जो है अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो एरिया है, वहां पर सिंध प्रांत के कहां पर, लरकाना जिले में है। हड़प्पा कहां पर है, पाकिस्तान में है, और किस नदी पर है, रावी नदी पर। हड़प्पा सभ्यता अगर हम बात करें या हड़प्पा जो नगर है वो कहां पर है, पाकिस्तान में, रावी नदी पर। राखीगढ़ी और बनवाली की बात करें तो हरियाणा में है। राखीगढ़ी, हिसार, बनवाली जो है, हिसार फतेहाबाद जो है, वहां पर आपके हरियाणा में ये कुछ, अभी राखीगढ़ में तो दोबारा नई खुदाई होने लग रही है, ठीक है ना, तो हरियाणा में है ये। उसके बाद में इन नगरों का ये जरूर याद रखना कि ये है कहां पे। उसके बाद में अभी पूछा था लोथल, धोलावीरा तो अभी प्रश्न में कर लिया था। लोथल और धोलावीरा कहां पर है, गुजरात में है। कालीबंगन कहां पर है, राजस्थान में है। कहां पर है भाई, राजस्थान में है, कालीबंगन की बात करें। उसके बाद में दामाबाद, महाराष्ट्र में। ये सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिण भारत की तरफ एक लास्ट नगर है, दाइमाबाद, ठीक है ना, दामाबाद। ये कहां पर, महाराष्ट्र में। और आलमगीरपुर, ये पूर्वी नगर है। मतलब अगर आपसे पूछा जाता है ना कि हड़प्पा सभ्यता कहां तक फैली थी, तो उत्तर प्रदेश में कहां तक, आलमगीरपुर, महाराष्ट्र में दामाबाद तक, ठीक है ना। उसके बाद में ये आपके नगर है वो याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो बनेगा, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, हु इज नोन एज द मैजिशियन ऑफ हॉकी। हॉकी का जादूगर, ये उपनाम से रिलेटेड आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उड़न परी किसे कहा जाता है, ठीक है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, मास्टर ब्लास्टर किसे कहा जाता है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। बट अभी इसी के लिए बताइएगा, हु इज नोन एज द मैजिशियन ऑफ हॉकी, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, नीरज चोपड़ा, संदीप सिंह, मेजर ध्यानचंद या फिर सुशील कुमार। तो हॉकी का जादूगर सभी को पता है। यहां पर जो है मेजर ध्यानचंद जो है वो क्या कहलाते हैं, हॉकी के जादूगर। अगर हम बात करें खेल के क्षेत्र में सबसे ऊपर जो पुरस्कार आता है तो वो कौन सा आता है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड आता है, ठीक है ना। मेजर, पहले इसका नाम जो था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, उसके बाद में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है। और यहां पर ऑप्शन हो जाएगा हॉकी का जादूगर के कौन है, मेजर ध्यानचंद हो जाएगा। उसके बाद में यहां पर है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नदी जब बारिश आती है तो ये रास्ता बदलने, बहुत ज्यादा रास्ता बदलती है। एक बार इधर से निकल गई, एक बार किधर से निकल गई, तो मतलब जहां पर भी यहाँ घर बने हैं, फसलें हैं, वो सब कुछ बर्बाद हो जाती हैं। तो यहाँ पर बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा कोसी नदी, गंगा नदी, लोहित नदी या फिर गोदावरी नदी। तो जो बिहार का, मेरे भाई, बिहार की राजधानी आपको पता होना चाहिए पटना है, नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। चंपारण राष्ट्रीय उद्यान इधर है, ठीक है ना, चंपारण राष्ट्रीय उद्यान यहाँ क्या बोलते हैं, बिहार में है। उसके बाद में छऊ नृत्य है यहाँ पे। उसके बाद में एक आपका छठ पूजा यहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बिहार से बनते हैं। बट अभी के लिए आप ये बताइएगा कि किस नदी के को जो है बिहार का शोक कहा जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक, ये किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। लोहित नदी किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, ठीक है ना। गोदावरी नदी है वो दक्षिण भारत की नदी है, याद रखिएगा। और दक्षिण भारत की भी सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की भी सबसे लंबी नदी की अगर बात आती है तो वो कौन सी हो जाती है, गोदावरी नदी हो जाती है। अगला है, हु इज द ऑथर ऑफ द नोवेल गोदान।
बुक से रिलेटेड आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ किसने लिखी, गोदान किसने लिखी, गबन किसने लिखी, ठीक है ना, और पंचतंत्र किसने लिखी, ठीक है, भारत भारती किसने लिखी, ऐसे बहुत सारी बुकों के नाम आते हैं। बट अभी क्या है आपके सामने, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है, हु इज द ऑथर ऑफ द नोवेल गोदान। तो ये मैथिली शरण गुप्त हैं, कालिदास हैं, मुंशी प्रेमचंद है, या फिर जवाहरलाल नेहरू हैं। तो गोदान एक बहुत ही प्रसिद्ध और चर्चित जो है उपन्यास है, और ये किसके द्वारा लिखा गया था, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। गोदान, गबन, ठीक है ना, गबन भी इन्हीं का है, करमभूमि, ठीक है ना, करमभूमि इन्हीं का है, रंगभूमि, रंगभूमि भी इनका है, ठीक है ना। एक कभी 8th 9th में पुष की रात वगैरह करके एक 8th 7th में कोई एक चैप्टर आता था, वो भी इन्हीं की लिखी हुई है कहानी। तो ये सारी चीज़ें मुंशी प्रेमचंद के साथ ऐड हो जाएंगी, ठीक है ना। भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू ने यहीं महाराष्ट्र में लिखी थी, तो ये चीज़ें याद रहनी चाहिए। तो गोदान किसका हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद का हो जाएगा भाई। अगला बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ रिक्वायर्ड टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अगर आपको एज क्राइटेरिया की अगर बात करता है, तो यहां पर आपका आ जाएगा 35 ईयर, ठीक है ना। ये प्रधानमंत्री बनने के लिए है, उसके बाद में ये राष्ट्रपति बनने के लिए है, उसके बाद में ये सरपंच किसी भी गांव में, ठीक है ना, स्थानीय स्वशासन की अगर हम बात करें तो ग्राम पंचायत होता है, और ये आपका क्या है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। तो ये एज क्राइटेरिया याद रखिएगा। उसके बाद है, पेरियार नदी किस राज्य में बहती है, इन विच स्टेट डज द पेरियार रिवर जो है वो फ्लो करती है। तो केरला में है, पंजाब में है, राजस्थान में है, या फिर मध्य प्रदेश में है। तो यहां पर जो नदी की अगर हम बात करें तो कहां पर हो जाएगी भाई, ये आपकी पेरियार नदी जो है वो केरला के अंदर हो जाएगी। केरल की राजधानी आपको याद रहनी चाहिए, तिरुवनंतपुरम है, ठीक है ना, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। उसके बाद में यहां जो नदी की बात की जाए तो ये आपका केरला स्टेशन हो जाएगा, केरला राज्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भाई यहां पर है, पंचायती राज वाज फर्स्ट इंप्लीमेंटेड इन विच स्टेट। यस भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट। भारत में अगर पंचायती राज कहीं आया था सबसे पहले तो वो किस राज्य में आया था, कौन सा क्वेश्चन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। पंचायती राज 1959 में आया था, ठीक है ना, 1959 में आया था पंचायती राज। और किस राज्य के अंदर आपसे पूछा जाएगा, तो किस राज्य के अंदर हो जाएगा भाई, तो यहां पर है सिक्किम, पंजाब, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। तो पंचायती राज सबसे पहले आया था राजस्थान में, ठीक है ना। राजस्थान जो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भी है, राजस्थान में। उसके बाद में और क्या पूछ सकता है इससे, पंचायती राज से रिलेटेड आपसे ये जो क्वेश्चन बनते हैं कि कहां पर, राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में, नागौर जिला, राजस्थान का जो नागौर जिला है उसमें पंचायती राज जो है सबसे पहले आया था। कब, 2 अक्टूबर 1959 से स्टार्ट किया गया था, 1959 से पंचायती राज लागू हुआ था। पंचायती राज कब जोड़ा गया था, 73 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1992 में, तब से ये शुरुआत है 1992 से। और किस समिति की तहत है, यह भी पूछी जा सकती है कि किस समिति ने या किसने सिफारिश की थी इसकी, तो बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी, उसके तहत फिर क्या लाया गया था, पंचायती राज लाया गया था। तो ये तीनों चारों चीजें याद रखिएगा। कहां पर, राजस्थान में, जिला नागौर, कब, अक्टूबर 1959 में, 73वां संविधान संशोधन 1992 में, और समिति कौन सी, बलवंत राय मेहता समिति। उसके बाद में है यहां पर, भारत के पूर्वी तट को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, भारत के पूर्वी तट को किस नाम से जाना जाता है, कोरोमंडल, कोक्कण, मालाबार या फिर उत्कल। तो भारत का जो पूर्वी तट है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो यहां पर आ जाएगा भाई, दो हैं, जैसे भारत का अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये जो है पूर्वी तट है, ये पश्चिमी तट है, ये दक्षिणी तट है। तो इसमें इसको जो जाना जाता है वो जाना जाता है कोरोमंडल, यानी कि अगर हम पूर्वी तट की बात करें तो वो किससे जाना जाता है, कोरोमंडल से। पश्चिमी तट, फिर वही बात, ये जो पश्चिमी तट है इसको जाना जाता है कोक्कण तट से, और ये जो दक्षिणी तट है इसको जाना जाता है मालाबार तट से, ठीक है ना। और जो उड़ीसा के साथ लगता है उसको जाना जाता है, उड़ीसा के पास जो लगता है उसको जाना जाता है उत्कल तट से। बट क्वेश्चन अभी तक यही पूछा है कि पूर्वी तट जो है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो कोरोमंडल नाम से। जो पूर्वी घाट है, वैसे वेस्टर्न, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट भी बोलते हैं, और यहां पर जो तट है उसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। दोनों डायरेक्शन याद कर देनी, बता देना। उसके बाद में है
संयुक्त राष्ट्र संघ की अंग सुरक्षा परिषद, हाँ भाई एक एजेंसी है सुरक्षा परिषद, एजेंसी क्या है, इसका अंग ही है सुरक्षा परिषद जो है। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन सिक्योरिटी काउंसिल एंड ऑर्गन्स ऑन द यूनाइटेड नेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो एक अंग है सुरक्षा परिषद, उसके कुल कितने सदस्य हैं, कुल पूछा गया है। 3 क्वेश्चन बनते हैं इसमें। यहां पर एक तो आपका यही है कि कुल कितने हैं, एक आपका आ जाता है स्थायी सदस्य कितने हैं, एक आ जाता है अस्थायी सदस्य कितने हैं, स्थायी अस्थायी, और ये सारी आपसे क्या है पूछे जा सकते हैं। तो कुल जो टोटल की अगर हम बात करें तो 15 जो मेंबर हैं इसके, 15 मेंबर्स जो हैं संयुक्त राष्ट्र संघ या सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं, जिसमें से 5 तो स्थायी हैं, जिसमें से 5 स्थायी हैं और 10 जो हैं अस्थायी हैं। 5 अस्थायी कौन से हैं, जिसके पास वीटो पावर है, जिसके पास क्या है वीटो पावर है, वो सारे क्या हो जाएंगे स्थायी सदस्य, जिनके निर्माण में सहयोग किया था। बाकी सारे क्या हो जाएंगे अस्थायी सदस्य हो जाएंगे। अगला है मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच में है। यस भाई रेखाओं से रिलेटेड, रेड क्लिफ, मैकमोहन, ठीक है ना, उन्हें 49th जो पैरेलल लाइन है। तो ये बहुत सारे ऐसे आपके 5 या 6 क्वेश्चन मुश्किल से बनते हैं। तो द मैकमोहन लाइन इज बिटवीन इन विच कंट्री, मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच में है, तो इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, जर्मनी एंड द कनाडा। तो जो मैकमोहन रेखा है ये किसके बीच में हो जाएगी भाई, भारत और चीन के बीच में हो जाएगी। मैकमोहन रेखा की अगर बात करता है तो भारत और चीन के बीच में। उसके बाद में आपसे और क्या पूछा जा सकता है, तो यहां पर है जो रेखाएं हैं मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में, रेड क्लिफ रेखा पूछता है तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, हिडनबर्ग रेखा पूछता है तो जर्मन एंड पोलैंड के बीच में है, और डुरंट रेखा अगर पूछता है तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अगर कई बार ये पाकिस्तान न देखे, भारत के साथ भी तो अफगानिस्तान की सीमा लगती है, ठीक है ना, तो यहां पर भी हो सकता है। बाकी अगर पाकिस्तान आता है तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, डुरंट रेखा। उसके बाद है झुकी हुई मीनार कहां पर है, वेयर इज द लीनिंग टावर लोकेटेड। पिसा की झुकी हुई मीनार बोलते हैं, ये कहां पर है, इटली में है, रसिया में है, यूनान में है या फिर जापान में है, झुकी हुई मीनार। तो इसके लिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन है, देश विदेश में जो प्रसिद्ध जो स्थल हैं उनके बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहां पर है झुकी हुई मीनार जो है वो कहां पर हो जाएगी भाई, इटली में हो जाएगी, ठीक है ना, इटली में हो जाएगी झुकी हुई मीनार, याद रखिएगा। सोन नदी कहां पर है, ठीक है ना, ऐसे कुछ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहां पर है, तो ये आपसे पूछे जाएंगे। यहां पर है भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है, विच इज द टॉलेस्ट मीनार इन इंडिया। मीनार की बात पूछी गई है तो सबसे ऊंची मीनार जो है कुतुब मीनार है, चार मीनार है, शहीद मीनार है या झूलता मीनार है। तो अगर भारत की सबसे ऊंची मीनार की अगर बात करता है तो ये आपका हो जाएगा कुतुब मीनार। कौन सा हो जाएगा, कुतुब मीनार। किसने बनवाया था भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। पूरा किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था, ठीक है ना, इल्तुतमिश ने इसको क्या करवाया था पूरा। इल्तुतमिश की बेटी कौन थी, रजिया सुल्तान। कौन थी भाई, रजिया सुल्तान जो इल्तुतमिश की, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक, दोबारा याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसने आपका इसका निर्माण शुरू करवाया था। इल्तुतमिश, ठीक है ना, इल्तुतमिश जो है उसने इसको पूरा करवाया था। और इल्तुतमिश की बेटी जो रजिया सुल्तान है वो दिल्ली की पहली महिला शासिका थी। दिल्ली की पहली महिला शासिका से रिलेटेड, अगर गुलाम वंश के थे ये सारे, किस वंश के थे, गुलाम डायनेस्टी जो है उस वंश से रिलेटेड है, याद रखिएगा। अगला है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अभी तो सभी को याद है, अभी जो है फिलहाल कौन है, ओम बिरला, ठीक है ना, अभी जो है ओम बिरला है। बाकी जो लोकसभा अगर आई थी, ठीक है ना, लोकसभा जो है किस आर्टिकल में है, 81 आर्टिकल में है। तो उसका जो प्रथम अध्यक्ष था वो कौन था भाई, तो ओम बिरला, जीवी मालवंकर, राजगोपालाचारी या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो इसके लिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जीवी मालवंकर। जीवी मालवंकर जो है वो लोकसभा का क्या हो जाएगा, प्रथम अध्यक्ष हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में, या तो प्रथम तो चाहे वो लोकसभा है, राज्यसभा है, पर संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष है, स्थायी अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तो इनके बारे में आपसे एग्जाम में पूछते हैं। अगला है यहां पर है कि दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी किस देश के नागरिक हैं। लीजेंडरी फुटबॉलर लियोनेल मेसी इज द सिटीजन ऑफ विच कंट्री। दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी किस देश के हैं, क्या वो भारत के हैं, क्या वो रसिया के हैं, या वो अर्जेंटीना के हैं, या फिर वो नॉर्वे के हैं, किस देश के होंगे। तो जो फुटबॉलर हैं लियोनेल मेसी, ये जो है आपके अर्जेंटीना के हो जाएंगे भाई। कहाँ के हो जाएंगे, अर्जेंटीना, याद रखिएगा, अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं लियोनेल मेसी। और क्या है, एक किस खेल से संबंधित रखते हैं, फुटबॉल से संबंध रखते हैं। शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है, हु इज नोन एज द लाइन ऑफ पंजाब।
लाइन ऑफ पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार भगत सिंह, सी आर दास, वल्लभ भाई पटेल या फिर लाला लाजपत राय। तो कौन है भाई यहाँ पर? शेरे पंजाब के नाम से अगर किसी को जाना जाता है तो एक तो क्वेश्चन ये भी आता है भाई आपका लाला लाजपत राय, या फिर एक महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है ना, महाराजा रणजीत सिंह को भी क्या है, अगर ये न आता है, अगर ये नहीं आता है ऑप्शन में, तो महाराजा रणजीत सिंह को भी क्या है, शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। बाकी मेनली अगर पर्सन में आएगा तो ऑप्शन यही आएगा, लाला लाजपत राय, ठीक है ना। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, ठीक है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये भारत के क्या थे? पहले गृह मंत्री भी थे। भारत के पहले गृह मंत्री की अगर बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। इन्होंने ही भारत को एकजुट करने में, जब इस अलग अलग टुकड़ों में जैसे रियासतों में बटा था ना, तो एक करने में क्या किया था? बहुत ज्यादा योगदान दिया था। यहां पर है भारत के अटर्नी जनरल, भारत के अपॉइंटमेंट ऑफ द अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? तो यहां पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, चीफ ऑफ जस्टिस। तो जो अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया है आर वेंकटरमणी, फिलहाल भारत के जो अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। और सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो वो तुषार मेहता है अभी फिलहाल। बट भारत के अटर्नी जनरल की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, याद रखिएगा। अभी हाल ही में राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ठीक है ना। द्रौपदी मुर्मू जो है वो अभी भारत की फिलहाल राष्ट्रपति हैं। उसके बाद है पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई थी? हु रोट द पंचतंत्र? ये विष्णु शर्मा है, कालिदास है, नागार्जुन है या फिर चाणक्य है? तो पंचतंत्र एक बुक है जो किसके द्वारा लिखी गई थी? कालिदास के द्वारा लिखी थी। अभिज्ञान शाकुंतलम की अगर बात करें, अभिज्ञान, ठीक है ना, अभिज्ञान शाकुंतलम की अगर बात करें तो किसके द्वारा लिखी गई थी? कालिदास को लिखी गई थी, ठीक है ना। अर्थशास्त्र की बात करें, अर्थशास्त्र अगर बात करें तो ये किसके द्वारा? चाणक्य है, या फिर यहां पर कौटिल्य नाम भी आपका आ जाएगा, कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। उसके बाद में है निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी कौन सी है? बाकी अभी यहां पर अगर हम बात करें तो नर्मदा नदी जो है, ठीक है ना, दक्षिण भारत की एक नदी है नर्मदा नदी, जो कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, तो नर्मदा हो जाएगा। बाकी ये जो सोन नदी है, ठीक है ना, सोन नदी भी वही अमरकंटक की पहाड़ियों से ही निकलती है, तो इसको याद रखिएगा। बट मेनली जो आपका आंसर रहेगा वो किसके साथ रहेगा? नर्मदा नदी के साथ रहेगा। और गोदावरी आपकी वही दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला है भारत में मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? वेयर इज इंडिया इन द मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड? मानस जो है, मानस आपका जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो किस राज्य में हो जाएगा भाई? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, असम या फिर सिक्किम? तो यहां पर हो जाएगा असम के अंदर, ठीक है ना। असम की राजधानी आप लोगों को पता है दिसपुर हो जाएगी, और असम के अंदर कौन सा है? मानस वन्य जीव अभ्यारण्य जो सिचुएटेड है, याद रखिएगा। उसके बाद है भारत द्वारा स्वदेशी तौर पर विकसित हल्की लड़ाकू विमान का नाम क्या है? सबसे पहले तो यह बात है कि यह स्वदेशी तौर पर विकसित की गई है, हल्की लड़ाकू विमान है, तो यहां पर अस्त्र है, तेजस है, ब्रह्मोस है या फिर चेतक है? तो भारत के अंदर स्वदेशी जो सबसे हल्का लड़ाकू विमान है वो कौन सा हो जाएगा भाई? तेजस हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसी के साथ अगला जो क्वेश्चन है, भारत में टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 58 के आसपास अभी क्या हो रखे हैं? टाइगर रिजर्व हो रखे हैं। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में टाइगर रिजर्व हैं, याद रखिएगा। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी भारत में टाइगर बाघ को सुरक्षित रखने के लिए, तो ये हुई थी भाई 1973 में, ठीक है ना। अप्रैल 1973 से ये स्टार्ट है। बाघों की रक्षा के लिए एक परियोजना स्टार्ट की गई थी, और ऐसे बाघ से रिलेटेड संरक्षित क्षेत्र किए गए हैं। तो सबसे ज्यादा अगर आप बात करें मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में तो वन भी सबसे ज्यादा है, और नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान भी सबसे ज्यादा है। तो यहां पर 1973 हो जाएगा। अगला है लावणी और तमाशा मुख्यतः किस राज्य से संबंधित हैं? ये लोक नृत्य आते हैं, जैसे पंजाब, पंजाब का क्या हो जाएगा? भंगड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। गरबा कहाँ का है? गुजरात का हो जाएगा। रऊफ अगर पूछता है तो जम्मू और कश्मीर का हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऐसे बहुत सारे हैं आपके जो लोक नृत्य हैं, सांस्कृतिक नृत्य हैं। इसके ऊपर एक कंप्लीट एक क्लास बनेगी। तो अभी तक के लिए ये बताइएगा कि लावणी और तमाशा जो है वो कहाँ के हैं? राजस्थान, महाराष्ट्र, त्रिपुरा या फिर केरला? तो ये जो लोक नृत्य हैं ये आपके महाराष्ट्र के हैं। कहाँ के हैं? महाराष्ट्र। लावणी और तमाशा जो है। उसके बाद में है थार रेगिस्तान किस देश में है?
इन विच कंट्री इज द थार डेजर्ट इज लोकेटेड। ये भारत में है, ये मंगोलिया में है, इजिप्ट में है या फिर अफगानिस्तान में है। वेयर इज द थार डेजर्ट इज लोकेटेड। तो थार जो डेजर्ट है वो भारत और पाकिस्तान में है वैसे तो, लेकिन भारत की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है भारत का हिस्सा है और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल की अगर बात करें तो कौन सा है, थार मरुस्थल है। अगर एशिया के मरुस्थल की बात करें, एशिया के मरुस्थल की बात करें तो गोबी मरुस्थल जो है वो एशिया का है। और सहारा मरुस्थल की अगर बात करें, सहारा डेजर्ट की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो दक्षिण अफ्रीका में सहारा डेजर्ट है। उसके बाद में है एटीएम का पूर्ण रूप क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम। एटीएम से जो आप लोग पैसा मनी वगैरह ट्रांसफर करते हैं, लेकिन अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है कि एटीएम से पैसा जो निकालने का जो मात्रा है वो कम होगी। क्यों होगी, क्योंकि यूपीआई क्या है बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सहूलियत दे दी या इस चीज़ में किफ़ायती है। तो एटीएम का पूरा जो नाम है वो हो जाएगा आपका ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है ना। ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम की फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। उसके बाद में है, और फुल फॉर्म ये कई पूछी जा सकती है आपसे, ठीक है ना। एटीएम की क्या है, www की क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, ठीक है ना। तो ऐसे लैन की फुल फॉर्म क्या है, वैन की क्या है। वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री कौन है, हु इज द करंट यूनियन होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री कौन है। आज के न्यूज़पेपर की भी भाई एक क्लास बनानी, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे हैं कि जो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, नितिन गडकरी, सारे के सारे मंत्री आज के न्यूज़पेपर में डिस्कस हो रहे हैं। और आज बजट भी भाई बनने लगे, पेश ही हुआ है। निर्मला सीतारमण ने, एक वित्त होता है, एक कल और बजट है, तो वो बजट भी अभी फरवरी में पेश होता है, याद रखिएगा। वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री कौन है, तो यहाँ पर हो जाएंगे भाई, कौन हो जाएंगे, अमित शाह, ठीक है ना। कौन हो जाएंगे, अमित शाह। और ये राजनाथ सिंह जो है ये आपके क्या हो जाएंगे, रक्षा मंत्री। नितिन गडकरी जो है परिवहन मंत्री, और धर्मेंद्र प्रधान आपके क्या हो जाएंगे, शिक्षा मंत्री हो जाएंगे। फिलहाल इसके लिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है, 1:3, 2:3, 3:2 और ये 4:5। तो जो राष्ट्रीय ध्वज है, भारत का जो तिरंगा झंडा है, उसमें कितना होता है भाई, 3:2 का ये लंबाई और ये आपकी विड्थ हो जाएगी, चौड़ाई। तो याद रखिएगा, चक्कर में 24 तीलियां होती हैं। उसके बाद में भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी, ठीक है ना। जो फाइटर MiG-21 वगैरह उड़ाने वाली जो पहली भारतीय महिला फाइटर थी, जेट उड़ाने वाली महिला थी, वो आपका कौन हो जाएगा भाई, आस्था पूनिया हो जाएगा। कौन हो जाएगा, आस्था पूनिया हो जाएगा, याद रखिएगा, अभी लेटेस्ट की न्यूज है। उसके बाद में है आपका, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है, बाय व्हाट अदर नेम इज ओल्ड एलुवियल सॉइल नोन। मिट्टी जो जलोढ़ मिट्टी होती है, दो प्रकार की होती है, लेकिन एक पुरानी होती है और एक नई मिट्टी होती है। तो नई मिट्टी को क्या कहा जाता है और पुरानी मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो पुरानी जो मिट्टी है उसको क्या कहा जाता है, बंगर, और नई जो है उसको क्या कहा जाता है, खादर। ये जो रेगुर मिट्टी है ये काली मिट्टी का दूसरा नाम है, ठीक है ना। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेगुर मिट्टी है, और इसके अंदर कपास की जो फसल है वो सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद है, बस भाई ये आपका आज का क्लास था जीके का। सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो आपके इंपॉर्टेंट हैं, सभी को बिल्कुल अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करके रखिएगा, ताकि इन फ्यूचर जब आप रिवीजन करते हो तो उस चीज़ में आपको मदद मिल सके। प्लस अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मिशन आर्मी के नाम से आपको चैनल मिलेगा, उस चीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली और वीडियो साइंस और जीके से रिलेटेड प्राप्त हो सके। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।